बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ में सरदार पटेल की हम जीवनी के बारे में जानेंगे। आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह पाठ 13 लौह पुरुष सरदार पटेल। सुदृढ़ और विशाल शरीर, कठोर मुख मुद्रा और शत्रु के प्रति ललकार भरी आंखें, ऐसे थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा जिले के करमसद नामक एक गांव में हुआ था। इनके पिताश्री ईश्वर झवेर भाई पटेल एक साधारण किसान थे। वे बड़े देशभक्त और साहसी तथा पराक्रमी थे। उन्होंने सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था। वे लगभग 30 वर्ष तक झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई की सेवा में रहकर अंग्रेजों के साथ में युद्ध करते रहे थे। फलस्वरूप उनके परिवार को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनकी जो संपत्ति थी वो सभी जब्त यानी छीन ली गई थी। फिर भी वे देश सेवा में लीन झवेर भाई ने परवाह नहीं की। वो फिर भी लगातार अपने देश की सेवा में ही लगे रहे। वल्लभ भाई के जीवन पर भी अपने पिता की वीरता और देश प्रेम की अमिट यानी बिना मिटने वाली छाप थी। वल्लभ भाई पटेल का बाल्यकाल यानी बचपन इनके पैतृक गांव करमसद में बीता। वहीं उन्होंने प्रारंभिक यानी शुरुआती शिक्षा प्राप्त की। माध्यमिक शिक्षा के लिए उन्हें नडियाड और बड़ोदरा भी जाना पड़ा। वल्लभ भाई पटेल विद्यार्थी जीवन में बड़े निर्भीक यानी बिना डरने वाले, स्पष्टवादी, साफ बोलने वाले तथा स्वाभिमानी व्यक्ति थे। खतरे के प्रति सचेष्ट, अद्भुत संगठन शक्ति और अपने संबंध में महान वल्लभ भाई पटेल की ये 3 विशेषताएं उन्हें भारतीय नेताओं से अलग कर देती हैं। वल्लभ भाई पटेल उचित अवसर का सदुपयोग करना भली भांति जानते थे। जब भी कोई मौका आता था उसका कैसा उपयोग करना है वे वो बहुत आसानी से समझ पाते थे। वे सही अर्थों में नरसिंह थे, जो बोलते कम थे और काम ज्यादा करते थे। किसी गलत बात को मानने के लिए वो कभी भी तैयार नहीं रहते थे। यहाँ तक कि वे गलत बातों पर अपने अध्यापक तक का भी विरोध करते थे। अध्यापक को भी बताते कि नहीं ये गलत। वल्लभ भाई पटेल ऊपर से जितने रूखे, निष्ठुर और अभिमानी प्रतीत होते थे, वो कैसे लगते थे? रूखे, बड़े घमंडी से महसूस करते थे उनको लोग देखते थे तो। लेकिन वो अंदर से उतने ही ज्यादा सरल, कोमल और बिना घमंडी व्यक्ति थे। उनके हृदय में प्यार, ममता और करुणा के भाव की हिलोरें उठती रहती थी। उनमें वे सभी गुण विद्यमान थे, सभी गुण मौजूद थे जो एक महान राष्ट्र के नेता में होने चाहिए। एक बार सरदार वल्लभ भाई की बगल में गिल्टी हो गई। किसी ने उन्हें राय दी कि इस गिल्टी को गरम सलाख से दाग दिया जाए तो यह जल्दी सही हो जाएगी। तो बस फिर क्या था, उन्होंने लोहे की एक गरम सलाख लेकर उसे गरम किया और अपने मित्र से कहा इसे मेरे फोड़े में दाग दो। सुनकर मित्र चकित रह गया। उसने ऐसा करने में असमर्थता दिखाई। वो बोला कि नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तब उन्होंने स्वयं खुद ने जो सलाख थी, गरम गरम सुई सलाख, वो अपने फोड़े में दाग दी और अपने फोड़े को फोड़ कर उन्होंने उफ भी नहीं किया, मानो वह साधारण सी बात हो उनके लिए। ऐसे कष्ट सहिष्णु थे सरदार वल्लभ भाई पटेल।
वो इतने बड़े बड़े कष्ट भी आराम से झेल सके। पढ़ लिख कर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वकालत का पेशा अपनाया। वो एक वकील बन गए। वे सच्चे मुकदमे लेने वाले और उन्हें निभाने वाले बैरिस्टर थे। वो सच्चे मुकदमों को लेते थे, ऐसे वकील वो बने। एक बार जब वे अदालत में एक मुकदमे की ओर से बहस कर रहे थे, तब उन्हें एक तार मिला, एक चिट्ठी मिली। उन्होंने तार को जेब में रख लिया और अपनी बहस को जारी रखा। सायकाल 5 बजे अदालत का कार्य समाप्त हुआ तो साथियों ने उन्हें याद दिलाया कि तुम्हारा तार आया था, यानी तुम्हें एक संदेशा आया था। तब श्री पटेल ने जेब से तार निकाला और पढ़ा। उसमें उनकी पत्नी के स्वर्गवास की दुखदाई समाचार था। उसमें यह खबर थी कि आपकी पत्नी का देहांत हो गया है। वे तब भी उस दुख को, यानी उस गम को चुपचाप पी गए। उस समय वल्लभ भाई की उम्र मात्र 33 वर्ष की उनकी उम्र थी। उन्होंने आजीवन दूसरा विवाह नहीं किया। पूरी जीवन उन्होंने दूसरा विवाह, दूसरी शादी नहीं की। अपने दुख की पीड़ा किसी दूसरे पर प्रकट नहीं की। वहारे कर्तव्यनिष्ठ सरदार वल्लभ भाई ने अपने बड़े भाई विठल भाई को पढ़ाई के लिए विलायत पहले भेजा और स्वयं बाद में सन 1910 में वे विलायत गए। उन्होंने पहले अपने भाई को फॉरेन यानी विदेश भेजा और बाद में खुद गए। 1910 में वो फॉरेन गए, यानी विलायत गए, विदेश। वहां भी उन्होंने अपनी प्रतिभा से सभी को चकित कर दिया। बैरिस्टरी की परीक्षा यानी वकालत की परीक्षा में उनका प्रथम स्थान आया। इस पर उन्हें 50 पाउंड का पुरस्कार यानी इनाम भी मिला। वे सारा समय अध्ययन यानी पढ़ने में ही लगाते थे। विदेश से लौटकर वे अहमदाबाद में वकालत करने लगे और थोड़े ही समय में वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध वकील बन गए। इस समय वे गांधी जी के संपर्क में आ गए। गांधी जी ने आह्वान यानी बुलावे पर उन्होंने वकालत छोड़ दी और पूरी तन मन धन से देश की सेवा में वे लग गए। गांधी जी का उन पर अटूट विश्वास था। सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल गोधरा में हुए प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन में गुजरात की बेगार प्रथा को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पास कराया। गुजरात में एक प्रथा, बेगार प्रथा प्रचलित थी, उसको समाप्त करने के लिए सबसे पहले पटेल जी ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत करा। इस सम्मेलन में पहली बार भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया गया। वल्लभ भाई के प्रयासों से सफलतापूर्वक गैर कानूनी बेगार प्रथा बंद हो गई। वल्लभ भाई पटेल में संगठन की अद्भुत क्षमता थी। वो सभी को एकत्रित करने में बहुत ज्यादा माहिर थे। उनमें नेतृत्व का एक बहुत विशेष गुण विद्यमान था। वल्लभ भाई ने नागपुर के झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व भी किया। इस सत्याग्रह के कारण अंग्रेज सरकार को समझौते के लिए उनके सामने झुकना ही पड़ा। इस सत्याग्रह के बाद उनका नाम संपूर्ण भारत यानी पूरे भारत में वे प्रसिद्ध हो गए थे। कुछ समय के बाद अंग्रेज सरकार को एक बार फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल का लोहा मानना पड़ा, यानी उनकी सामने झुकना पड़ा। गुजरात के बोरसद नामक तालुके पर 2,40,000 से अधिक रुपए का कर लगा दिया गया। इस जाति के विरोध में वल्लभ भाई ने लोगों को कर न देने के लिए इकट्ठा किया। मजबूरन सरकार को कर संबंधी आदेश अपना वापस करना पड़ा। ये सिर्फ और सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से संभव हो पाया और वे लोग कर नहीं दी। सन 1927 में बारदौली का प्रसिद्ध सत्याग्रह शुरू हो गया, प्रारंभ हुआ।
किसानों पर सरकार ने लगान की जो दर बढ़ा दी थी, किसान वल्लभ भाई के पास गए। वल्लभ भाई ने कहा, यदि जोखिम उठाना हो तो मैं आपके लिए लड़ सकता हूं। इस तरह उनके नेतृत्व में आंदोलन शुरू हो गया। उन्होंने गांव वालों को इस तरह संगठित किया कि लगान मिलना तो दूर, गांव में अंग्रेज अफसरों को भोजन, रिहाइश और आवागमन का साधन तक मिलना मुश्किल हो गया। सरकार ने इसके विरोध में बहुत अत्याचार किए। गरीब किसानों के घरों के ताले फौज कर के जरिए तुड़वा कर सामान जब्त करके माल गुजारी वसूल करने की कोशिश की, लेकिन सरकारी खजाने में एक कौड़ी भी जमा नहीं कर पाए। हजारों लोग जेलों में चले गए, उनकी गाय भैंस तक जब्त कर ली गई, लेकिन उन्होंने सिर नहीं झुकाया, यानी वे फिर भी पीछे नहीं हटे। यहाँ तक कि जब्त किए गए सामान को उठाने के लिए उन्हें कोई मजदूर भी नहीं मिला था, और जब्त की गई जायदाद की नीलामी में बोली लगाने के लिए कोई आदमी भी उन्हें नहीं मिला अंग्रेज सरकार को। महीनों तक यही हाल चलता रहा और आखिर में सरकार को झुकना पड़ा। इसी सफलता के कारण गांधी जी ने सरदार पटेल को वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपलब्धि दे दी। तभी वो सरदार बन गए थे। तभी से वे सरदार पटेल के नाम से प्रसिद्ध यानी फेमस हो गए, मशहूर हो गए। सन 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग हुई। सरकार ने इसे नहीं माना। गांधी जी ने फिर से सत्याग्रह का नारा दिया और 2 मार्च को प्रसिद्ध सबसे मशहूर दांडी यात्रा की शुरुआत कर दी गई। 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़कर उन्होंने नमक सत्याग्रह शुरू किया। सरदार पटेल ने इस सत्याग्रह में भाग लिया। वे गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें 3 माह की कैद और 500 रुपए का जुर्माना भी सजा के तौर पर दिया गया। सरदार पटेल ने जुर्माना स्वीकार नहीं किया और उनकी जगह 3 सप्ताह जेल ही उन्होंने काटी। भारत छोड़ो आंदोलन के सिलसिले में अगस्त 1942 में वे फिर से गिरफ्तार हो गए। अन्य सभी नेताओं के साथ 15 जून 1945 को वे भी छोड़े गए। स्वतंत्रता प्राप्त के लिए अंग्रेज सरकार से वार्ताएं यानी बातचीत शुरू हुई। सरदार पटेल ने भी इसमें भाग लिया। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। कुछ महीनों पहले गठित हुई अंतरिम सरकार ने सरदार पटेल गृह और सूचना तथा प्रसारण विभागों में सदस्य बने। बाद में भारतीय रियासतों का विभाग उन्होंने संभाल लिया। फिर वे भारत के उप प्रधानमंत्री बने। सरदार पटेल स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी थे, पर अब उन्होंने स्वयं को एक कुशल प्रशासन भी सिद्ध कर दिया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के सामने कई समस्याएं आईं। सरदार पटेल ने बड़ी सूझबूझ से उन सभी समस्याओं पर काबू पा लिया। सरदार पटेल को जिस कार्य के लिए सदैव याद किया जाएगा वह था देसी रियासतों का एकीकरण। उन्होंने सभी रियासतें जो आपस में बटी हुई थी उनका एकीकरण कर दिया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में अनेक छोटी-छोटी रियासतें थी। अंग्रेजों का विचार था कि यदि ये सभी रियासतें अलग रहें ताकि भारत में अंत तक यानी आखिर तक फूट पड़ी रहे, लेकिन भारत को संगठित करने के लिए इन सब रियासतों का मिलना बहुत जरूरी था। सरदार पटेल ने इस विकट समस्या को अपनी दृढ़ता तथा सूझबूझ से हल करके लगभग 600 रियासतों को भारतीय संघ का अटूट अंग बनाकर भारत
को मानचित्र का नया स्वरूप प्रदान किया। संपूर्ण भारत में एकता स्थापित हो गई, इसलिए उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार पटेल की सफलता का मूल मंत्र था कर्तव्य पालन और कठोर अनुशासन। अपने 75वें जन्म दिवस पर उन्होंने राष्ट्र को संदेश दिया था कि उत्पादन बढ़ाओ, खर्च घटाओ और अपव्यय बिल्कुल भी मत करो। भारत का यह अमर सेनानी 15 सितंबर 1950 को हमसे विदा हो गया, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। भारत के इतिहास में उनका नाम सदा स्वर्ण अक्षरों में, यानी सोने की अक्षरों में लिखा रहेगा। वो वास्तव में ही सरदार कहलाने के योग्य, यानी लायक थे। ऐसे थे हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस पाठ में हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी को जाना। इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भलीभांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।